हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे हैं। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। ठीक है जी। देखिए, इलास्टिसिटी क्या है, हमारे इकोनॉमिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को बात करूंगा व्हाट इज इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी, नॉर्मल इलास्टिसिटी का मतलब ही क्या होता है, फिर हम लोग बात करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। ठीक है जी। सो देखिए, सबसे पहले मैं जैसे आपको बताया इलास्टिसिटी का मतलब, तो इलास्टिसिटी का मतलब देखिए होता क्या है। इलास्टिसिटी का मतलब होता है अगर आपके पास कोई भी दो वेरिएबल है, कुछ भी हो सकते हैं वो, आपके प्राइस डिमांड हो सकता है, प्राइस क्वांटिटी सप्लाई हो सकता है, आपका कुछ भी हो सकता है। तो जब भी आपके पास दो वेरिएबल्स होते हैं और आप उन दोनों वेरिएबल में से एक का इफेक्ट दूसरे के ऊपर चेक करना चाहते हो कि हाउ मच वन वेरिएबल इज रिस्पॉन्डिंग ड्यू टू द चेंज इन द अनदर वेरिएबल, सो वो हमारा कौन मेजर करता है, इलास्टिसिटी। ठीक है जी। सो इलास्टिसिटी measures the degree of responsiveness in one variable due to change in another variable। ठीक है जी। जैसे आप यहां पे देखेंगे मैंने क्या लिखा, मेजर्स द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। यही यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो इसका पार्ट है, जो कंपोनेंट है, जो इसको डिस्क्राइब करता है इलास्टिसिटी को, वो यही है कि डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, कि आपका डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस इन वन वेरिएबल ड्यू टू चेंज इन अनदर वेरिएबल। मतलब अगर आपका जब भी कोई अनदर वेरिएबल, लेट्स से मैं इसको x ले लेता हूं, वो चेंज होता है, तो बिकॉज ऑफ चेंज इन x आपका जो फर्स्ट वेरिएबल लेट्स से y, सो y में कितना चेंज आएगा, उसका डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस क्या है, वो x में चेंज होने के बाद वो उसके अकॉर्डिंगली कितना बिहेव करता है, कैसा बिहेव करता है, वो इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, कितना इंक्रीज और डिक्रीज होता है, या उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी। सो ये बेसिकली आपका कंसेप्ट हो गया इलास्टिसिटी का। मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूं, इलास्टिसिटी का मतलब क्या हो गया आपका, कि आपका कोई भी एक वेरिएबल लेट्स से y, आपका कितना चेंज होगा ड्यू टू चेंज इन x। ठीक है जी। वो चेंज आपका पॉजिटिव हो सकता है, वो चेंज आपका नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, वो चेंज आपका जीरो भी हो सकता है, वो चेंज आपका बहुत ज्यादा भी हो सकता है, बहुत कम भी हो सकता है। सो वो जो आपका डिफरेंस है बेसिकली, वो आपका कौन बताता है, जो आपका चेंज है वो जो आपका बताता है, वो आपका बताता है इलास्टिसिटी। ठीक है जी। इलास्टिसिटी का हमेशा मतलब हो गया आपका डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस इन वन वेरिएबल ड्यू टू चेंज इन अनदर वेरिएबल। ये आपका एक जनरल मीनिंग हो गया इलास्टिसिटी का। बट जब हम लोग स्पेसिफाई करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जब मैं बात करता हूं सिर्फ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, ठीक है जी, तो देखिए यहां पे अल्टीमेटली देखिए हमेशा जब भी आप इलास्टिसिटी की बात करेंगे, आपकी हमेशा डेफिनेशन यही रहेगी, बस आपके वेरिएबल्स चेंज होंगे। जो ऊपर मैंने x और y लिखा है वही आपके क्या होंगे, जैसे जैसे आप जिस भी चीज का इलास्टिसिटी निकाल रहे होंगे आप उसके अकॉर्डिंगली उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो जब भी हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करते हैं तो ये क्या हमारा करता है, मेजर्स, मैं एक बार दोबारा आप लोगों के लिए यहां पे लिख देता हूं पूरा डेफिनेशन, इन टर्म्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो मेजर्स द डिग्री ऑफ responsiveness in quantity demanded। देखिए ऊपर मैंने क्या लिखा, y वेरिएबल। अब क्योंकि मैं यहां पे डिमांड की बात कर रहा हूं तो इसलिए मैंने लिख दिया इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है जी। ड्यू टू चेंज इन प्राइस, क्योंकि हम लोग यहां पे क्या बात कर रहे हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। सो इसलिए आपका एक वेरिएबल हो गया आपका प्राइस और एक हो गया आपका डिमांड। सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब प्राइस में कोई भी चेंज आने से आपकी क्वांटिटी डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा। सो दैट इज मेजर्ड बाय प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है जी। सो डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस मतलब वो कितना परसेंटेज चेंज होगा। अभी इस चीज की मैं आगे बात करूंगा, बट यहीं पे आपको मैं धीरे धीरे कोरिलेट कर रहा हूं उसको परसेंटेज से। देख, एक होता है हमारा सिर्फ चेंज, कि आपका क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ ड्यू टू चेंज इन प्राइस। तो आप कह सकते हैं कि सर अगर जैसे कि हमारा प्राइस 1 रुपए बढ़ा तो हमारा जो क्वांटिटी है वो 10 रुपए से कम हो गई, क्योंकि डिमांड और क्वांटिटी में हमारा डिमांड में और प्राइस में हमारा नेगेटिव रिलेशन होता है। तो अगर आपका प्राइस 1 रुपए से बढ़ा तो आप कहेंगे क्वांटिटी 10 रुपए से कम हो गई। सो ये जो चीज आपकी बता रही है, ये सिर्फ चेंज बता रही है आपका कि आपकी क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ। ठीक है जी। बट जो मेरी इलास्टिसिटी होती है वो क्या बताती है मुझे, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। अभी डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस और चेंज, इन दोनों में फर्क क्या है। सो बेसिकली जब भी हम लोग डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस की बात करते हैं, जब भी हम लोग डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस की बात करते हैं, उसका मतलब क्या होता है, आपका परसेंटेज।
ठीक है जी। तो जब भी आप लोग परसेंटेज की बात करते हैं कि आपका क्वांटिटी डिमांडेड 10% से बढ़ा ड्यू टू चेंज इन 10% फॉल इन प्राइस, सो जो वो परसेंटेज आ गया दैट इज बेसिकली योर डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, और आप लोग कह सकते हैं उसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है जी। बट जो हमारा नॉर्मल टर्म्स में होता है उसमें क्या होता है, हमारा चेंज होता है सिर्फ, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। ठीक है जी। यहां पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं, सिर्फ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड की बात कर रहे हैं। ठीक है, आपका क्वांटिटी में फॉल हुआ और आपका प्राइस बढ़ने की वजह से, सो यहां पे हुआ क्या, बेसिकली आपका यहां पे जो आपके यूनिट्स हैं, जो मेजरमेंट यूनिट्स है क्वांटिटी की और प्राइस की, वो आपके यहीं पे रहेंगे। देखिए मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं एक बार। देखिए मैं क्या कहना चाहता हूं यहाँ पे, अगर आप कहते हैं कि लेट से मैं यहाँ पे प्राइस लेता हूं, यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड ले लेता हूं, सो आपका लेट से 10 रुपीज पे आपकी 100 क्वांटिटी की डिमांड है, और अगर आपकी प्राइस 5 हो गई तो आपकी क्वांटिटी डिमांड लेट से 200 हो गई। सो जब भी आप सिर्फ ये कहेंगे कि सर मेरे चेंज इन क्वांटिटी इज 100 है एंड चेंज इन प्राइस इज 5, और लेट मी से -5, कि जो कि नेगेटिव शो कर रहा है आपका फॉल इन प्राइस। तो जब भी आप सिर्फ ये बात कहेंगे कि आपकी क्वांटिटी 100 से इंक्रीज हो गई या आपका प्राइस 5 रुपीज से कम हो गया, सो वो क्या इंप्लाई कर रहा है आपका, दैट this change, these both changes are in respective measurement units. Respective measurement units क्या मतलब, वो यहां पे respective मतलब क्वांटिटी आपकी, जैसे सपोज यूनिट्स के अंदर है कि 100 क्वांटिटी 100 यूनिट्स, और जो प्राइस है वो आपका रुपीस के अंदर है। तो ये जब भी सिर्फ आप चेंज की बात करते हैं तो ये हमारा हमेशा जो हमारी मेजरमेंट यूनिट है वो उसके साथ इंटैक्ट रहती है। हम लोग जब भी चेंज की बात करते हैं, सिर्फ चेंज की बात करते हैं, तो हमारी मेजरमेंट यूनिट वहां पे फिक्स रहती है। हम लोग वो मेजरमेंट यूनिट को चेंज नहीं कर सकते, उसको हम हटा नहीं सकते। ठीक है जी, ये हो गया मेरा नॉर्मल चेंज के अंदर के केस में। बट जब भी मैं इलास्टिसिटी की बात करता हूं, सो इलास्टिसिटी इज फ्री फ्रॉम मेजरमेंट यूनिट्स। आपकी जो इलास्टिसिटी होती है वो बेसिकली क्या होती है, आपकी मेजरमेंट यूनिट से फ्री होती है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि जो डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस है वो किस टर्म्स में होता है, मेरा परसेंटेज के टर्म्स में। और जब जब हम लोग किसी भी चीज को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं तो परसेंटेज मेरी क्या होती है, बेसिकली फ्री फ्रॉम यूनिट्स। सो ये एक तरह से मेरा बेनिफिट हो जाता है कि जब भी मैं अपनी इलास्टिसिटी को फाइंड आउट करता हूं, देखिए अल्टीमेटली इलास्टिसिटी मेरा चेंज शो कर रही है, बट ये क्या है, आपकी फ्री फ्रॉम यूनिट्स है। यहां पे अगर आप चेंज इन क्वांटिटी की बात करोगे तो वो क्या होगा, आपका परसेंटेज के टर्म्स में होगा, बट ना कि आपके यूनिट्स के टर्म्स में। अगर आप परसेंटेज चेंज इन प्राइस की बात करोगे तो आपका परसेंटेज के टर्म्स में हो गया, ना कि रुपीस के अंदर या किसी भी और करेंसी के अंदर। ठीक है जी। तो ये बेसिकली मेरा डिफरेंस हो गया दो चीजों के अंदर, कि अगर आप जब सिर्फ चेंज की बात करते हैं, सो सिर्फ चेंज के अंदर क्या हुआ, आपका मेजरमेंट यूनिट्स आपके इंटैक्ट रहेंगी वहां पे। जब भी आप किसी क्वांटिटी की बात करेंगे चेंज की तो वो यूनिट्स के अंदर आएगा, और प्राइस की बात करेंगे तो वो रुपीस के अंदर आएगा। बट जब भी हम लोग अपनी इलास्टिसिटी की बात करते हैं तो दैट इज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज विच इज फ्री फ्रॉम यूनिट्स। आपके वहां पे मेजरमेंट यूनिट्स कभी भी नहीं आती। ठीक है जी, ये यूनिट्स को आप हमेशा मेजरमेंट यूनिट्स को ही समझेंगे। ठीक है। सो ये बेसिकली मेरा बेनिफिट हो गया इलास्टिसिटी का, कि इलास्टिसिटी डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस बता रही है मेरी क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस एंड ऑल्सो देयर इज नो मेजरमेंट यूनिट। ये आपकी परसेंटेज के टर्म्स में है और यहां पे कोई भी आपकी मेजरमेंट यूनिट नहीं है। ठीक है जी, ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। सो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए हम लोग इलास्टिसिटी को हमेशा फाइंड आउट करते हैं, बिकॉज इट इज फ्री फ्रॉम मेजरमेंट यूनिट्स। ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई कि पहली बात हम लोगों ने बात करी कि इलास्टिसिटी क्या होता है, आपका मेजरमेंट डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, मेजर करता है आपका डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस इन वन वेरिएबल ड्यू टू चेंज इन अनदर वेरिएबल। ठीक है जी। अब जब आप प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करेंगे तो आपके पास दो वेरिएबल्स क्या क्या हो गए, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। सो आपका इलास्टिसिटी की डेफिनेशन क्या बन गई, मेजर्स डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। ठीक है। और उसका बेनिफिट क्या है, उसका बेनिफिट आपका ये है दैट इट इज फ्री फ्रॉम मेजरमेंट यूनिट्स। इट इज ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एंड इट इज फ्री फ्रॉम मेजरमेंट यूनिट्स। बट जो आपका नॉर्मल चेंज होता है दैट इज ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ योर मेजरमेंट यूनिट्स। सो इसलिए वो इतना ज्यादा हमारा इफेक्टिव नहीं होता। दैट इज व्हाई इलास्टिसिटी इज मोर इफेक्टिव। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं ताकि आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाए। इलास्टिसिटी इज मोर इफेक्टिव measurement tool
कंपेयर टू नॉर्मल चेंज, बिकॉज इट इज फ्री फ्रॉम मेजरमेंट यूनिट्स। ठीक है जी, हमें इलास्टिसिटी का मतलब समझ में आ गया, उसका बेनिफिट समझ में आ गया, उसका की पॉइंट क्या है, दैट इट इज फ्री फ्रॉम मेजरमेंट यूनिट, इट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। ठीक है जी, सो इसलिए ये हमारा बेनिफिट हो गया यहाँ पे कि ये आपका फ्री फ्रॉम मेजरमेंट यूनिट्स होता है। ठीक है जी, अब देखिए हम इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं। हम लोगों ने समझ लिया दैट इट रिप्रेजेंट्स डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। अब देखिए आपका जो इलास्टिसिटी का हमेशा फॉर्मूला होता है दैट इज बेसिकली, जैसे मैंने आपको पता है परसेंटेज, सो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, जिस भी चीज में आपको चेंज देखना है वो आपका न्यूमरेटर में आ गया, और जिस भी चीज का आपको चेंज गिवन है तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है जी, मुझे देखना क्या था अल्टीमेटली प्राइस इलास्टिसिटी के अंदर कि प्राइस का क्वांटिटी डिमांडेड पे क्या फर्क पड़ता है। सो हमने क्या किया, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सो आपका परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड न्यूमरेटर में आ गया एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस आपका डिनोमिनेटर में आ गया। दिस इज माय फर्स्ट फॉर्मूला। और ये आप ये कह सकते हैं ये आपका जनरल मीनिंग है सिर्फ आपका इलास्टिसिटी का। जब भी आपको किसी भी चीज की इलास्टिसिटी डिफाइन करनी होती है आप हमेशा क्या करेंगे, परसेंटेज चेंज इन, जिस भी वेरिएबल के अंदर आपको चेंज देखना है वो आपका न्यूमरेटर के अंदर आ गया परसेंटेज चेंज की टर्म्स में, और जिस भी चीज का रिस्पेक्ट में आपको चेंज देखना है वो आपका डिनोमिनेटर में आ गया परसेंटेज चेंज की टर्म्स में। सो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये आपका एक नॉर्मल फॉर्मूला होता है। क्योंकि मैं यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड और प्राइस की बात कर रहा हूं इसलिए मैं कहूंगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात। पर अगर जैसे मैंने ऊपर वाई और एक्स की बात करी तो वो क्या बन जाएगा आपका, परसेंटेज चेंज इन वाई अपॉन परसेंटेज चेंज इन एक्स। अब आप किसी भी चीज की इलास्टिसिटी निकाल सकते हैं, आप वाई को डिफाइन कीजिए, एक्स को डिफाइन कीजिए और आप अपना यही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हर जगह। ठीक है जी, ये से मेरा सबसे पहला मेथड है, सबसे बेसिक मेथड है, सबसे मेरा आप ये कह सकते हैं कि ये सबसे मेरी डेफिनेशन ही इलास्टिसिटी की है कि आपका परसेंटेज चेंज इन वाई अपॉन परसेंटेज चेंज इन एक्स। और अगर आप प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करते हैं तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्लियर हो गई जी बात यहाँ पे आप लोगों को कि परसेंटेज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का हमारा बेसिक फॉर्मूला क्या होता है। क्लियर होगी जी बात ये। देखिए इसका एक लोग हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं ताकि हमें और अच्छे समझ में आ जाए। सो लेट्स से मैं एग्जांपल लेता हूं, अ राइज इन प्राइस ऑफ अ गुड इज 10% एंड दिस रिजल्ट्स इन fall in quantity demanded by 20%. So find price elasticity of demand. देखिए सबसे सिंपल क्वेश्चन है, आपको सब कुछ उन्होंने दे रखा है कि आपको निकालना क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखिए जब भी मुझे प्राइस इलास्टिसिटी निकालनी है तो मैं इसको E और उसके सबस्क्रिप्ट में P लिख देता हूं ताकि वो शो करता है आपका प्राइस इलास्टिसिटी। ठीक है जी, देखिए जैसे मैंने ऊपर फॉर्मूला की बात की, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, सो वो क्या है आपका फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय 20%। सो 20% अपॉन आपका परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या है आपका 10%। ठीक है जी, सो ये बेसिकली कितना हो गया आपके पास 2। सो आपकी इलास्टिसिटी कितनी हो गई यहाँ पे 2 हो गई आपकी इलास्टिसिटी। ठीक है जी, आपकी इलास्टिसिटी कभी भी किसी मेजर में नहीं आएगी, जैसे मैंने स्टार्टिंग से आपका बोला इट इज फ्री फ्रॉम मेजरमेंट यूनिट्स। सो अब आप देखिए यहाँ पे आपका सिर्फ 2 आ गया, आपका कोई भी मेजरमेंट यूनिट यहाँ पे आ ही नहीं रही। सो इट इज फ्री फ्रॉम ऑल मेजरमेंट यूनिट्स। ठीक है जी, ये होगी बात आप लोगों को क्लियर। पर एक चीज और यहाँ पे हमें याद रखनी पड़ेगी, जैसे सिर्फ इन केस स्पेशल केसेस जैसे कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के केस में हमें पता है कि जो मेरा प्राइस और क्वांटिटी है इन दोनों में नेगेटिव रिलेशन होता है। तो आपका प्राइस बढ़ा है 10% से और क्वांटिटी क्या हुई आपकी फॉल करी है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे नेगेटिव 20% लिखेंगे, क्योंकि आपकी क्वांटिटी में क्या हुआ नेगेटिव 20% का आपका फॉल हुआ है 20% का। सो इट इज इक्वल टू नेगेटिव 20%। सो दैट इज व्हाई योर इलास्टिसिटी इज -2। ये होगी जी बात क्लियर आप लोगों को कि मैंने नेगेटिव क्यों लगाया, क्योंकि मेरी जो क्वांटिटी है फॉल कर रही है, तो फॉल का मतलब मुझे नेगेटिव लगाना पड़ेगा वहां पे, इसलिए मैंने यहाँ पे नेगेटिव लगाया और ये -2 बन गया मेरा। क्लियर होगी जी यहाँ पे बात आप लोगों को। चलिए सो फर्स्ट फॉर्मूला सबसे पहले हम लोगों ने अपना बेसिक डेफिनेशन बात समझी अपनी कि परसेंटेज चेंज इन वाई अपॉन परसेंटेज चेंज इन एक्स।
या फिर इसको आप कह सकते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये मेरा सबसे पहला सबसे बेसिक डेफिनेशन आप कह सकते हैं, या मेथड कह सकते हैं फॉर फाइंडिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब देखिए मैं इसी फॉर्मूले को कन्वर्ट कर देता हूं हमारे दूसरे फॉर्मूले के अंदर, ठीक है जी। इसी से ड्राइव हो रहा है फॉर्मूला, मेरा कोई अलग फॉर्मूला नहीं है। देखिए हम लोगों ने क्या लिखा, परसेंटेज चेंज इन, मैं क्वांटिटी डिमांडेड को क्यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और प्राइस को आपके पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये हमने सबसे पहले अपना फॉर्मूला लिखा। अब आप लोग देखिए सबसे पहले परसेंटेज चेंज इन क्यू, ये क्या होता है? अगर आपको कभी भी किसी चीज की परसेंटेज निकालनी हो, परसेंटेज चेंज, तो हम लोग कैसे निकालते हैं? सिंपल फॉर्मूला होता है हमारा न्यू क्वांटिटी माइनस बेस क्वांटिटी या प्रीवियस क्वांटिटी, ठीक है जी, अपॉन बेस क्वांटिटी इनटू 100। हमेशा मेरा परसेंटेज चेंज निकालने का यही तरीका होता है कि जो मेरा, देखिए मैं आपसे परसेंटेज नहीं निकाल रहा, मैं परसेंटेज चेंज निकाल रहा हूं। तो हम लोगों ने क्या किया कि जो मेरी न्यू क्वांटिटी है माइनस मेरी ओल्ड क्वांटिटी, इसको मैं यहां पे ओल्ड भी लिख देता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, अपॉन में ओल्ड क्वांटिटी, क्योंकि जो मैं परसेंटेज चेंज निकालना है वो तो ओल्ड क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में निकालना है। सो न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी अपॉन ओल्ड क्वांटिटी। अब क्योंकि ये परसेंटेज है तो मुझे 100 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ठीक है जी। देखिए इसको मैं किस तरह से लिख सकता हूं, क्योंकि हम क्वांटिटी को क्यू से लिख रहे हैं, सो चेंज इन क्यू अपॉन क्यू इनटू 100। ये बात हो गई आप लोगों को क्लियर कि जो परसेंटेज चेंज इन क्यू है उसका मतलब क्या हुआ, न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी अपॉन ओल्ड क्वांटिटी इनटू 100। 100 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो मेरा परसेंटेज चेंज है। अब सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते हैं, परसेंटेज चेंज इन प्राइस को भी निकाल सकते हैं। सो न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस अपॉन ओल्ड प्राइस इनटू 100, क्योंकि मुझे क्या करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। सो सिंपली मैं इसको भी इसी तरह से लिख सकता हूं, चेंज इन पी अपॉन पी इनटू 100। अब देखिए दोनों चीजों को मैंने चेंज इन क्यू अपॉन क्यू इनटू 100 एंड चेंज इन पी अपॉन पी इनटू 100 लिख दिया। तो मेरा जो इनिशियल फॉर्मूला था परसेंटेज चेंज वाला, उसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं अपने मैथमेटिकल फॉर्म में। सो क्या बन जाएगा, देखिए परसेंटेज चेंज की जगह मैंने क्या लिखा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी की जगह चेंज इन क्यू अपॉन क्यू इनटू 100 अपॉन चेंज इन पी अपॉन पी इनटू 100। ये बात हो गई जी क्लियर। मैंने कुछ नहीं किया, सिंपली उनको रिप्लेस किया। 100 से 100 हमारा कैंसिल हो गया। अब देखिए मेरे पास बचा क्या, सिर्फ यहां पे चेंज इन क्यू अपॉन क्यू इनटू पी अपॉन चेंज इन पी। सो आपका जो प्राइस इलास्टिसिटी का एक और फॉर्मूला हो गया, वो क्या हो गया आपका, चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी। क्योंकि ये दोनों चेंज में थे इसलिए मैंने दोनों को एक साथ लिख लिया, और ये दोनों मेरे नॉर्मल टर्म्स में थे इसलिए मैंने दोनों को एक साथ लिख लिया। सो आपका सेकंड फॉर्मूला क्या बन गया इलास्टिसिटी का, आपका सिंपली ये बन गया चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी इनटू पी अपॉन क्यू। ठीक है जी, ये हो गई बात आप लोगों को क्लियर। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ उनको परसेंटेज में उनका मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखा और उसको यहाँ पे पुट कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, और 100 से 100 कैंसिल करके मैंने उसको सिंपल फॉर्म में लिख दिया। आपको जो एक जरूरी चीज याद रखने वाली है वो ये है कि यहाँ पे जो P एंड Q है वो हमारे क्या है, P एंड Q आर ओल्ड प्राइस एंड ओल्ड क्वांटिटी। ये बहुत जरूरी है आपको याद रखना। देखिए ओल्ड का मतलब यहां पे क्या है कि जब भी मुझे ये पता है कि मेरा प्राइस इस प्राइस से एक नए प्राइस पे बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है, या इस प्राइस से किसी दूसरे प्राइस से फॉल हुआ है, तो मुझे एक स्टार्टिंग पॉइंट पता चल गया। तो बेसिकली ये जो दोनों चीजें मैं बात कर रहा हूं ये क्या है, आपके इनिशियल पॉइंट्स। आप लोग इसको इनिशियल पॉइंट्स कह सकते हैं, आप इनिशियल या स्टार्टिंग पॉइंट्स कह सकते हैं इनको आप। ठीक है जी, जहां से मतलब जो मुझे इनिशियल पॉइंट, मुझे स्टार्टिंग पॉइंट पता था कि ये मेरे प्राइस में इतनी क्वांटिटी थी। अब अगर क्वांटिटी बढ़ गई तो मेरा प्राइस कम हो जाएगा, या प्राइस अगर बढ़ गया तो क्वांटिटी कम हो जाएगी। सो वो मेरे चेंज हो गए, वो मेरे न्यू पॉइंट्स हो गए। ठीक है जी। सो यहाँ पे जो पी और क्यू है इस फॉर्मूले के अंदर वो क्या है, मेरे ओल्ड प्राइस एंड ओल्ड क्वांटिटी। ठीक है जी। देखिए इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आप लोगों को इसका समझ में आ जाए पूरा मैथमेटिकल चीज भी एग्जाम्पल के साथ। सो लेट्स से मेरे क्वेश्चन में मुझे वो बताते हैं कि साथ में कि एट 10 रुपीज, जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल लिया 10 पे मेरी क्वांटिटी डिमांडेड है 100 रुपीज। नाउ द न्यू प्राइस इज लेट्स से 5 रुपीज। सो आपका प्राइस क्या हो गया, आपका फॉल कर गया, और उसकी वजह से आपका क्वांटिटी क्या है, आपकी इंक्रीज हो गई। ठीक है जी। ये दोनों चीजें क्या है आपके न्यू। आपका प्राइस फॉल हुआ फ्रॉम 10 to 5। सो ये जो 10 और 100 है ये क्या हो गया आपके बेसिकली ओल्ड पॉइंट हो गया आपका।
क्योंकि हमें पता है कि स्टार्टिंग में क्या था, 10 रुपए था प्राइस और 100 रुपए मेरी क्वांटिटी डिमांडेड थी। बट अब क्योंकि मेरा 10 रुपए से प्राइस मेरा 5 रुपीज फॉल कर गया, इसलिए मेरी क्वांटिटी 100 से 200 हो गई। ठीक है, यहां पे मुझे ओल्ड पॉइंट पता है। देखिए बार बार इस चीज के ऊपर जोर क्यों दे रहा हूं, ओल्ड पॉइंट न्यू पॉइंट्स के ऊपर, क्योंकि मेरे पास ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जो कि मैं आगे की बात भी करूंगा आपसे, जिसमें मुझे ओल्ड क्वांटिटी पता ही नहीं होती, मेरे ओल्ड पॉइंट मुझे पता ही नहीं है। वहां पे सिर्फ उन्होंने मुझे 2 पॉइंट्स दे दिया, तो उसके अंदर उस केस के अंदर मैं इलास्टिसिटी कैसे फाइंड आउट करूंगा। ठीक है जी, उसकी मैं आगे जाके बात करूंगा, बट यहां पे आपको समझना जरूरी है कि मुझे ओल्ड पॉइंट पता है। सो देखिए मेरा फॉर्मूला क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी इनटू पी अपॉन क्यू। सो देखिए आपका चेंज इन क्यू क्या हो गया, 200 माइनस 100 विच इज 100, और चेंज इन पी क्या हो गया बेसिकली आपका 5 माइनस 10। आप हमेशा न्यू माइनस ओल्ड ही करेंगे, इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है। सो माइनस 5, सो 100 अपॉन माइनस 5 इंटू आपका इनिशियल पी क्या है 10 और इनिशियल क्यू क्या है आपका 100। सो देखिए क्या आ गया आपके पास 2, सो -2 आपका दोबारा इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस आ गया, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या आ गया आपका -2 आ गया। यहाँ पे भी क्लियर हो रही है जी बात आपको कि आपको अपना ये वाला फॉर्मूला यूज करके कैसे उसको फाइंड आउट करना है। अगर आप इसी केस के अंदर अपना परसेंटेज वाला फॉर्मूला भी यूज करते हैं, देखिए उसका भी आंसर आपका सेम ही आएगा, क्योंकि ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है ये मैंने सिर्फ परसेंटेज वाले को कन्वर्ट करा है। ठीक है जी, देखिए मैं आपको निकालना दिखाता हूं आपको। देखिए परसेंटेज चेंज इन क्यू वो क्या था मेरा, न्यू प्राइस न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी अपॉन ओल्ड क्वांटिटी इनटू 100, यही था मेरा न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी अपॉन ओल्ड इनटू 100। सो देखिए ये क्या आ गया आपके पास, सो 200 माइनस 100, सो ये किस टर्म्स में आ गया, परसेंटेज में। सो 100% आपकी क्वांटिटी इंक्रीज हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सो न्यू प्राइस 5, ओल्ड प्राइस 10 अपॉन ओल्ड प्राइस इनटू 100। सो देखिए ये क्या आ गया आप लोगों के पास, -5 इंटू 10, सो -50%। सो प्राइस में चेंज कितना हुआ, -50% का, और क्वांटिटी में 100% का। सो अब अगर हम लोग अपना परसेंटेज वाला फॉर्मूला लगाते हैं, सो इट इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्यू अपॉन परसेंटेज चेंज इन पी। सो देखिए 100% अपॉन -50%, सो इट इज इक्वल टू -2। ये हुई बात आप लोगों क्लियर, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि जो मैंने ये फॉर्मूला ड्राइव किया है ये मैंने अपने परसेंटेज वाले को ही ओपन करके किया है। सो इसलिए आपका हमेशा दोनों से क्या होगा, आपका आंसर हमेशा दोनों से सेम ही आएगा। ठीक है जी, अभी तक मैं आपसे दो फॉर्मूले बात कर चुका इलास्टिसिटी के, एक आपका परसेंटेज के टर्म्स में। अगर क्वेश्चन आपको डायरेक्ट परसेंटेज के टर्म्स में देता है तो आप सीधा उसको यूज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर क्वेश्चन आपको बताता है ओल्ड पॉइंट्स और न्यू पॉइंट्स, सो आप लोग अपना ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी इनटू पी अपॉन क्यू। क्लियर होगी जी बात ये आप लोगों को। सो हमने अभी तक 2 फॉर्मूलेस की बात करी है, मैं एक बार आपको दोबारा दिखा देता हूं। ये आपका सेकंड फॉर्मूला है जो कि आपका चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी की टर्म्स में है, और एक आपका परसेंटेज का फॉर्मूला है। क्लियर होगी जी बात ये दोनों फॉर्मूले आप लोगों को। ठीक है जी, ये दोनों आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है जी, अब देखिए जैसे मैं आपको बार बार जोर जो दे रहा था वो कह रहा था कि पी और क्यू जो है यहाँ पे आपके बेसिकली वो क्या है, आपके ओल्ड प्राइस एंड ओल्ड क्वांटिटी है। बट सपोज कि जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दे जिसमें आपको ओल्ड पॉइंट्स आपको पता ही ना हो, आपको स्टार्टिंग पॉइंट पता ही ना हो, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे। देखिए सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन लिखता हूं और फिर मैं आपको इसका आंसर समझाऊंगा। क्वेश्चन हम लोग लेट से ये वाला ले लेते हैं, हमारी टेबल जो हमारा डेटा है यहाँ पे कि 10 रुपीज पे 100 क्वांटिटी, 5 पे आपकी 200 क्वांटिटी। ठीक है जी, सो अब देखिए यहां पे मैं आपको इसी क्वेश्चन को, देखिए मैं एक बार टेबल को दोबारा नोट डाउन कर लेता हूं। सो 10 पे आपका 100 है और 5 पे आपका 200 है, बट यहां पे आपको ये नहीं पता कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है। आपका स्टार्टिंग पॉइंट ये भी हो सकता है, आपका स्टार्टिंग पॉइंट ये भी हो सकता है। तो मैं क्या करता हूं, मैं दोनों केसेस से आपको इलास्टिसिटी निकाल के दिखाता हूं कि अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट, लेट्स से मेरा केस 1 है, स्टार्टिंग पॉइंट इज 1, और केस 2 मैंने ले लिया, स्टार्टिंग पॉइंट इज 2। देखिए मैं ये एक्सरसाइज कर क्यों रहा हूं, क्योंकि मैं आपको शो करना चाहता हूं कि अगर आपको स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता और आप किसी भी एक को अज्यूम करेंगे तो आपका आंसर हमेशा गलत आ सकता है। वही मैं चीज यहां पे शो करने की कोशिश कर रहा हूं। लेट्स से मेरे पास 2 स्टूडेंट्स हैं, एक ने स्टार्टिंग पॉइंट 1 को लिया, एक ने स्टार्टिंग पॉइंट 2 को लिया। सो अब देखिए उनका आंसर कैसे कैसे आएगा। देखिए सबसे पहले
अगर इस केस में बात करते हैं जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, फर्स्ट है, इसका ऑलरेडी मैं आंसर ऊपर निकाल चुका हूं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको फटाफट कर लेता हूं। सो आपका चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी इंटू पी अपॉन क्यू। आपको हमेशा ये याद रखना है, ये जो पी और क्यू है ये आपके क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं। सो चेंज इन क्यू क्या हो गया आपका 100 और चेंज इन पी क्या हो गया बेसिकली आपका -5। बट ये जो पी है और ये क्यू है ये क्या है 10 और 100 है आपके। सो 10 अपॉन 100, ठीक है जी। ये देखिए ये क्या आ गया आपका -2। ये कब है, जब आपके स्टार्टिंग पॉइंट्स जो आपका P आपका 10 है और Q आपका 100 है। ये आपका -2 उस टाइम पे आ गया प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बट लेट्स से मैं दूसरा स्टूडेंट जो जिसने मेरा स्टार्टिंग पॉइंट 2 को कंसीडर करा, तो उसके केस में P हो गया आपका 5 और Q हो गया आपका 200। सो अब देखिए उसके केस में इलास्टिसिटी निकालता हूं यहां पे। सो चेंज इन Q अपॉन चेंज इन P इंटू P अपॉन Q। सो देखिए चेंज इन Q आपका 200 -100, यहां पे क्या हुआ आपका 100 आपकी न्यू क्वांटिटी हो गई। सो 100 माइनस 200 और 5 आपका ओल्ड क्वांटिटी, 10 आपकी न्यू क्वांटिटी। सो 10 माइनस 5, ठीक है जी। ये आपको चीज समझ में आ रही है? आप लोगों को लग रहा है कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा इससे, क्योंकि मेरा तो ऊपर भी 100 आ रहा है नीचे 5 भी आ रहा है, एक माइनस का साइन चेंज हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा। बट जो फर्क पड़ेगा वो यहाँ पे P और Q का पड़ेगा। यहाँ पे आपका P 10 था, Q 100 था, ये 5 हो गया और ये 200 हो गया आपका। ये चेंज आएगा आपका सबसे बड़ा, जो इससे आपका आंसर भी चेंज हो जाएगा। देखिए कैसे, -100 अपॉन 5 इंटू 5 अपॉन 200। सो आपका 5 से 5 कैंसिल, 100 से 200, सो -1 अपॉन 2। अब देखिए हो गए दोनों आंसर चेंजेस आपके। बिल्कुल आपका एक आ रहा है -2, एक आ रहा है -1/2, -0.5। सो आपका पूरा आंसर ही चेंज हो गया। तो इसलिए जब भी आपका स्टार्टिंग पॉइंट चेंज होता है उसके अकॉर्डिंगली आपका आंसर भी चेंज हो जाता है। क्योंकि जब भी मैं परसेंटेज की बात करता हूं, परसेंटेज में मेरा हमेशा क्या होता है, बेस पॉइंट को हम लोग कंसीडर करते हैं। सो जैसे जैसे आपका बेस पॉइंट चेंज होगा आपका आंसर भी चेंज हो जाएगा। सो अब इस तरह के क्वेश्चंस में हम लोग क्या करें, जब हमें यही नहीं पता कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, तो हम लोग किसको अज्यूम करें? तो जब भी हमारे अजम्पशंस की बात आती है हम कुछ भी अज्यूम नहीं करते। मेरे पास एक मेरा थर्ड मेथड होता है इलास्टिसिटी फाइंड आउट करने का, विच इज नोन एज आर्क इलास्टिसिटी। थर्ड फॉर्मूला मेरा क्या हो गया, आर्क इलास्टिसिटी। सो पहले मैं एक बार यहां पे लिख देता हूं कि आर्क इलास्टिसिटी आप लोग कब यूज करेंगे। सो आर्क इलास्टिसिटी इज यूज्ड when we don't have information about initial price and quantity। जब भी हमारे पास इनिशियल प्राइस एंड क्वांटिटी की इंफॉर्मेशन नहीं होगी, इन दैट केस वी विल यूज आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है जी, ये हो रही है आप लोगों को बात क्लियर? सो अब देखिए यहां पे हम लोग क्या करेंगे आर्क इलास्टिसिटी के अंदर। तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखिए यहां पे मैं पहले फॉर्मूला लिखता हूं और फिर मैं आपको इसको पूरा समझाऊंगा उसका। ठीक है, देखिए आपका फॉर्मूला क्या बना, Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2 प्लस Q1 मल्टीप्लाई P1 प्लस P2 अपॉन P1 माइनस P2। देखिए मैंने सिर्फ करा क्या यहाँ पे, या फिर आप इसको एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पे इसको P2 और P1 ही लिख लीजिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे Q2 माइनस Q1 किया है, तो आप इसको P2 माइनस P1 ही कर दीजिए। आप देखिए यहाँ पे हम लोगों ने, देखिए जैसे मैं ऊपर वाले एग्जांपल पे आता हूँ, मैंने यहाँ पे आपको जो मेन डिफरेंस बताया वो किसका आया, जो आपका चेंज इन Q अपॉन चेंज इन P है, वो तो अल्टीमेटली आपके दोनों में सेम ही रहे। जो फर्क आया आपका P और Q का आया फर्क आपका, जो कि क्या थे आपके इनिशियल पॉइंट से। क्योंकि मेरे इनिशियल पॉइंट्स मुझे पता नहीं कौन से होंगे, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उन इनिशियल पॉइंट्स को हम लोग एवरेज ले लेते हैं। देखिए Q2 प्लस Q1 और जो प्राइस के अंदर है वो P1 प्लस P2 बन गया आपका। देखिए मतलब क्या हुआ इसका, जो आपको परसेंटेज चेंज इन Q लेनी है, अल्टीमेटली आपका इलास्टिसिटी का जो बेसिक फॉर्मूला है वो परसेंटेज चेंज इन Q और परसेंटेज चेंज इन प्राइस ही रहेगा। बट जो आपका परसेंटेज चेंज इन Q फाइंड करने का तरीका है वो क्या बनेगा आपका, Q2 माइनस Q1। मतलब आप किसी भी क्वांटिटी में से दूसरी क्वांटिटी को माइनस कर दीजिए, ये बेसिकली क्या हो गया आपका चेंज इन Q। ठीक है जी, ये क्या हो गया आपका चेंज इन Q। अब जो डिनोमिनेटर में हमेशा क्या लिखते हैं, बेस क्वांटिटी। यहां पे बेस क्वांटिटी मेरी क्या होगी, Q2 प्लस Q1 अपॉन 2। ये बेसिकली यहां पे मैं लिख भी देता हूं, बेस क्वांटिटी इज योर एवरेज क्वांटिटी। देखिए आपने दोनों क्वांटिटी को ऐड किया और डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, तो आपकी बेस क्वांटिटी वो क्या बन गई आपकी बेसिकली एवरेज क्वांटिटी, और उसको हमने क्या ले लिया हमारा बेस क्वांटिटी। ठीक है जी, तो जो आपकी बेस क्वांटिटी है वो बेसिकली क्या हुई आपकी एवरेज क्वांटिटी।
मल्टीप्लाई 100, क्योंकि मैं परसेंटेज निकाल रहा हूं यहां पे, ठीक है। और सिमिलरली आपका परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या हो जाएगा, वहां पे भी हम लोग क्या करेंगे, जो मेरा बेस प्राइस होगा मैं उसको कर दूंगा एवरेज प्राइस। सो बेस प्राइस इज योर एवरेज प्राइस, ठीक है जी, इनटू 100। सो बेस प्राइस इज योर एवरेज प्राइस। देखिए अल्टीमेटली जो मेरा इशू था वो किसका था, मेरा बेस क्वांटिटी एंड बेस प्राइस का। सो उसको मैंने क्या ले लिया, उसको मैंने एवरेज ले लिया। अब चाहे आपका कुछ मर्जी हो, उसके अंदर आपका P1 P2 दोनों आ गया, सिमिलरली Q के अंदर भी क्या आ गया, Q1 Q2 दोनों आ गया। सो उससे आपका कभी भी बेस के ऊपर कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है जी। ये हो गया आप लोगों को बात क्लियर। देखिए ये सिर्फ मैंने आपको यहाँ पे शो करने के लिए बताया था, इसका यहाँ पे कोई रेलेवेंस नहीं फॉर्मूले का। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे नॉर्मल फॉर्मूले पुट कर देते हैं इनको। सो Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2 प्लस Q1 अपॉन 2 इंटू 100 अपॉन P2 माइनस P1 अपॉन P2 प्लस P1 अपॉन 2 इंटू 100। देखिए 100 से 100 कैंसिल हो गया। अब जो बचा मैं उसको एक बार लिख लेता हूं सिंप्लीफाई करके। अल्टीमेटली जो मैंने स्टार्टिंग में फॉर्मूला लिखा आपका वही आएगा, बट वो कैसे आएगा वो मैं एक बार आप लोगों को बता रहा हूं यहाँ पे। सो देखिए जब आप इसको Q2 प्लस Q1 लिखेंगे तो ये जो 2 है वो ऊपर चले आएगा आपका, सो ये ऊपर चला गया, ठीक है। और जो पूरा डिनोमिनेटर है इसको एक बार मैं डिनोमिनेटर के अंदर लिख लेता हूं। सो P2 माइनस P1 अपॉन P2 प्लस P1, ये दोबारा ऊपर जो 2 है इसका ऊपर चला गया, ये 2 से 2 क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया। सो अब आपके पास जो अल्टीमेटली फॉर्मूला बचा वो क्या बचा आपके पास, Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2 प्लस Q1 मल्टीप्लाई, ये डिनोमिनेटर पर चला गया, सो P2 प्लस P1 अपॉन P2 माइनस P1। देखिए ये क्या है आपका चेंज इन क्वांटिटी, ये क्या है आपका चेंज इन प्राइस, ठीक है जी। तो देखिए मैं अपने बेसिस को पहले वाले फॉर्मूले में लिख लेता हूं। सो क्या बन गया आपका ये Q2 माइनस Q1 अपॉन P2 माइनस P1 मल्टीप्लाई P2 प्लस P1 अपॉन Q2 प्लस Q। सो ये दोनों तो आपके क्या रहे, ये दोनों तो आपके चेंज इन Q और चेंज इन P ही रहा आपका, बट जो आपका P था वो क्या बन गया P2 प्लस P1, और जो Q था वो Q2 प्लस Q1 बन गया। सो इसलिए जो हमारा बेस क्वांटिटी और बेस प्राइस का चक्कर था हमने उसको खत्म ही कर दिया, हमने उसके जगह उसको दोनों क्वांटिटीज और दोनों प्राइसेस को ऐड करना स्टार्ट कर दिया। इसलिए जब भी आपको बेस प्राइस और बेस क्वांटिटी नहीं पता आप लोग हमेशा इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे। क्लियर हो रही जी बात यहाँ पे आप लोगों को। देखिए आप जो हमने ऊपर एग्जांपल लिखा था मैं उसी को आपके सॉल्व करके दिखाता हूं इसी फॉर्मूले से। सो देखिए क्योंकि मुझे यहाँ पे नहीं पता कि मेरी बेस क्वांटिटी बेस प्राइस क्या है। सो लेट्स से ये मेरा 1 है तो ये मेरा हो गया P1, ये हो गया Q1, ये हो गया P2, ये हो गया Q2। क्लियर हो गई जी बात यहाँ पे। और देखिए जो माइनस वाली चीज है हमारी Q2 माइनस Q1 P1 माइनस P2, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपका एक चीज पॉजिटिव आएगी एक चीज नेगेटिव आएगी और माइनस करके अल्टीमेटली आपकी वैल्यू हमेशा सेम ही आनी है। सो मेरा यहाँ पे इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, आर्क इलास्टिसिटी का। तो देखिए Q2 माइनस Q1 अपॉन P2 माइनस P1 इंटू P1 प्लस P2, और एडिशन में आप चाहे P1 पहले लिखिए चाहे P2 पहले लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। सो Q2 माइनस Q1, सो 200 माइनस 100 आपका 100 आ गया अपॉन P2 माइनस P1 माइनस 5 आ गया मल्टीप्लाई P1 प्लस P2 मतलब 15 अपॉन Q1 प्लस Q2 अपॉन 13, 300। ठीक है जी, देखिए सिंपल हो गया आपके लिए काफी काम। सो 5 कैंसिल हो गया, आपका सिर्फ आ गया -1। देख रहे हैं यहाँ पे आपकी आर्क इलास्टिसिटी में आपका बिल्कुल आंसर चेंज ही हो गया। और अब अगर आप इसको देखिए इसके अंदर आप किसी भी तरह से आंसर निकालेंगे आपका हमेशा सेम ही आना है आंसर। अगर आप Q1 माइनस Q2 करेंगे तब भी आपका आंसर क्या आएगा, हमेशा सेम ही आएगा। क्लियर हो गई ये बात। ये होता है बेसिकली मेरा आर्क इलास्टिसिटी का फॉर्मूला, जिसको मैं कब यूज करता हूं, जब मुझे इनिशियल पॉइंट्स नहीं पता, मुझे इनिशियल प्राइस और इनिशियल क्वांटिटी नहीं पता मेरे। ठीक है जी, तो थर्ड मेथड हो गया मेरा। ठीक है, फर्स्ट मेथड मेरा बेसिक इलास्टिसिटी परसेंटेज वाला फॉर्मूला, सेकंड चेंज इन Q अपॉन चेंज इन P इनटू बेस प्राइस अपॉन बेस क्वांटिटी, और थर्ड क्या हो गया आर्क इलास्टिसिटी Q2 माइनस Q1 या चेंज इन Q अपॉन चेंज इन P इनटू P1 प्लस P2 अपॉन Q2 प्लस Q1। क्लियर हो गई जी बात। ये आपका आर्क इलास्टिसिटी हो गया जब हमें हमारा बेस प्राइस और बेस क्वांटिटी नहीं पता होते। क्लियर हो गई जी बात है आप लोगों को। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप मेथड के ऊपर, जिसमें मैं अपना इलास्टिसिटी को फाइंड करते हैं हम लोग ग्राफिकल। सो ये मेरा फोर्थ है मेथड जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं ग्राफिकल की। सो ग्राफिकल मेथड देखिए काफी सिंपल मेथड होता है, कुछ चीजें हमें समझने वाली होती है ग्राफिकल मेथड में हम लोग, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। सो जब मैं ग्राफिकल मेथड की बात करता हूं तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा
डिमांड कर्व ड्रॉ करते हैं। डिमांड कर्व कैसा होता है, हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ये हो गया आपका डिमांड कर्व, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व हो गया आपका। ठीक है जी। अब देखिए, तो यहां पे हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं इलास्टिसिटी, देखिए उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू लोअर सेगमेंट, पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूं फिर मैं आप लोगों को इसको और अच्छे से समझाऊंगा। सो लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। ठीक है जी। अब देखिए सेगमेंट का मतलब क्या हुआ, ये आपका डिमांड कर्व है, आपको इसके ऊपर किसी भी पॉइंट की इलास्टिसिटी फाइंड आउट करनी है। लेट्स से मैं इस पॉइंट को बात करता हूं सबसे पहले ए पॉइंट की। सो अगर आप जब ए पॉइंट की बात करते हो तो इसका लोअर सेगमेंट कौन सा हुआ आपका, बेसिकली ये वाला पोर्शन हुआ, और अपर सेगमेंट क्या हुआ, बेसिकली आपका ये सारा इसका अबव वाला पोर्शन हुआ। तो इजीली हम लोग सिर्फ इसको देख के ये पता लगा सकते हैं कि जो आपका ये लोअर सेगमेंट है, सो एट पॉइंट ए lower segment is smaller than upper segment, लोअर सेगमेंट इज स्मॉलर देन अपर सेगमेंट। ये हमें क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो जब आपका न्यूमरेटर आपका छोटा है एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर, सो आपका इलास्टिसिटी क्या हो जाएगा, बेसिकली लेस देन 1। ये क्लियर हो रही है जी बात आप लोगों को कि जब भी आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा तो वो क्या हो जाएगा, बेसिकली आपका लेस देन 1 हो जाएगा। देखिए इस केस के अंदर मैं कभी भी ये नहीं फाइंड आउट कर सकता कि मेरा एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू क्या है इलास्टिसिटी की, बस मैं ये बता सकता हूं कि क्या वो ग्रेटर देन 1 है, क्या वो इक्वल टू 1 है, या फिर वो लेस देन 1 है। ठीक है जी। मैं एक बार यहां पे नोट डाउन भी कर देता हूं आप लोगों के लिए। सो ग्राफिकल मेथड helps us to determine the elasticity at different points on demand curve, but it does not provide any information on exact magnitude। जैसे देखिए हमने ऊपर पिछले एग्जांपल्स में क्या बात की, -2, -1/2, -1। सो वो क्या हो गया था, आपका एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड पता चल रहा था, हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता चल रही थी। बट जब भी मैं ग्राफिकल मेथड की बात करता हूं तो मुझे कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता चल सकती। सिर्फ हमें क्या पता चल सकता है, वेदर इट इज ग्रेटर देन 1, वेदर इट इज इक्वल टू 1, और वेदर इट इज लेस देन 1। ठीक है जी। सो देखिए यहां पे अब मैं वापस आता हूं अपने ग्राफिकल मेथड पे। सो आपको ये क्लियर हुआ, आपका लोअर सेगमेंट छोटा है ए पॉइंट पे एज कंपेयर टू अपर सेगमेंट, सो आपकी इलास्टिसिटी इज लेस देन 1 हो गई। ठीक है। लेट्स से मैं आपका ये सेंटर पॉइंट लेता हूं। ठीक है जी। सो देखिए यहां पे क्या हो गया, बेसिकली आपका जो लोअर सेगमेंट है इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू अपर सेगमेंट। सो एट पॉइंट बी लोअर सेगमेंट इज इक्वल टू अपर सेगमेंट। So in this case your elasticity is equal to 1, क्योंकि आपका दो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों क्या हो गए, आपके बराबर हो गए। सो इसलिए आपकी इलास्टिसिटी क्या हो गई, इक्वल टू 1 हो गई। ठीक है जी। देखिए थर्ड केस में लेते हैं आपका ये पॉइंट सी। अब सी पॉइंट पे अगर आप लोग देखेंगे, सो जो आपका लोअर सेगमेंट है इज मोर देन योर अपर सेगमेंट। सो एट पॉइंट सी योर लोअर सेगमेंट इज more than your upper segment. So that is why, since your numerator is higher than your denominator, so elasticity is greater than 1. So इस तरह से सिर्फ मैं इतना ही पता लगा सकता हूं ग्राफिकल मेथड से कि क्या मेरी इलास्टिसिटी ज्यादा है 1 से, या 1 के बराबर है, या 1 से कम है। ठीक है जी। देखिए कुछ ये स्पेशल पॉइंट्स है मेरे पास, जो कि मेरा ये पॉइंट है जहां पे मेरा डिमांड कर्व एक्स को टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, क्वांटिटी को टच कर रहा है। तो इस पॉइंट पे क्या हुआ, आपका चेंज इन क्वांटिटी क्या हो गई, आपकी 0 हो गई। ठीक है जी। यहां पे जो आपका लोअर सेगमेंट है वो क्या हो गया, बेसिकली आपका, लेट्स से मैं इस पॉइंट को नाम डी दे देता हूं। ठीक है। सो एट पॉइंट डी लोअर सेगमेंट इज इक्वल टू 0। सो आपका जब न्यूमरेटर 0 हो गया, सो इलास्टिसिटी भी क्या हो रही है, आपकी 0 हो जाएगी। सो एट पॉइंट डी आपका इलास्टिसिटी क्या हो गया, 0 हो गया। और अगर मैं एक पॉइंट लेता हूं, लेट्स से मेरा ये पॉइंट ई। सो पॉइंट ई पे क्या है, आपका सारा जो है वो आपका लोअर सेगमेंट है, और अपर सेगमेंट क्या हो गया, आपका वहां पे 0 हो गया। सो जो आपका डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो आपका इलास्टिसिटी क्या हो जाएगा, इंफिनिटी। सो एट पॉइंट ई योर अपर सेगमेंट इज इक्वल टू 0 and this implies elasticity is equal to infinity.
ये होगी जी बात आप लोगों को क्लियर कि जो मेरा ग्राफिकल मेथड है उसको मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूं। देखिए इसकी बहुत सारी हमारी आगे जाके एप्लीकेशंस आती है जब हम लोग फर्म्स की बात करते हैं, उनके मार्जिनल रेवेन्यू की बात करते हैं और मार्जिनल रेवेन्यू को उनके डिमांड कर्व के साथ उनका जो एवरेज रेवेन्यू कर्व होता है उसके साथ इक्वेट करते हैं, क्योंकि जो हमारा डिमांड कर्व होता है वही हमारा एवरेज रेवेन्यू कर्व भी होता है। ठीक है जी, तो ये आप लोगों को बात क्लियर हो रही है। तो ये मेरा ग्राफिकल मेथड से हम लोग जो इलास्टिसिटी फाइंड आउट करते हैं वो मेरी वहां पे जाके काम आती है। ठीक है, बट यहां पे आप लोगों को समझना इतना जरूरी है कि लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, और इसको हम लोग सिर्फ विजुलाइज कर सकते हैं। हम लोग सिर्फ विजुलाइज करेंगे कि क्या मेरा लोअर सेगमेंट बड़ा है अपर से या छोटा है या बराबर है, और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग अपनी इलास्टिसिटी की वैल्यू को हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, बट हम उसके एटलीस्ट साइन को फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या वो एक से बड़ा है, एक से छोटा है, एक के बराबर है, या जीरो है या इंफिनिटी है। ठीक है जी, ये होगी बात आप लोग क्लियर। चलिए देखिए लास्ट मेथड के ऊपर हम लोग आते हैं, विच इज माय पॉइंट इलास्टिसिटी। पॉइंट इलास्टिसिटी, अब देखिए जितने भी अभी तक मैंने आपसे इलास्टिसिटी के मेथड्स बात करी है उन सब में क्या था, आपके पास दो पॉइंट से प्राइस और क्वांटिटी के आपके हमेशा दो दो वैल्यूज होती थी। बट लेट्स से मैं कहूं आपको कि आपके पास P और Q वो है 10 और लेट्स से 100, सो आपके पास सिर्फ एक ही पॉइंट है। ठीक है, और आपको इलास्टिसिटी निकालनी है, बट साथ में क्या दे रखा है आपको, मेरे साथ में हमारे पास डिमांड फंक्शन की इक्वेशन है। एंड लेट्स से कि जो मेरा डिमांड फंक्शन है, देखिए डिमांड फंक्शन बेसिकली क्या होता है, आपका डिमांड की इक्वेशन जो कि आपका शो करता है रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी एंड प्राइस। सो लेट्स से जो मेरा डिमांड फंक्शन है वो है Q इज इक्वल टू 150 माइनस 5P। ठीक है जी, आपका क्वांटिटी और प्राइस और नेगेटिव रिलेशन हो गया, जैसे जैसे आपकी प्राइस बढ़ेगा आपकी क्वांटिटी क्या होगी, कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। और जो आपको 10 और 100 क्वांटिटी और जो प्राइस का आपको पॉइंट दे रखा है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता, वो भी हमें चेक करना जरूरी है। तो लेट्स से जब आपने P को 10 पुट किया तो आपका Q क्या आ जाएगा, 150 माइनस 5 इंटू 10, सो 150 माइनस 50 सो इक्वल टू 100 आ गया आपके पास Q। सो ये जो बेसिकली मेरी इक्वेशन है, जो फंक्शन दे रखा है वो इस पॉइंट को सेटिस्फाई कर रही है। अब अगर कोई आपसे पूछता है कि आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड आउट करना है, तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि देखिए अब मुझे पता नहीं है कि मेरा दूसरा पॉइंट क्या होगा। मुझे जब तक दो पॉइंट नहीं पता होंगे मैं उनकी इलास्टिसिटी को फाइंड आउट नहीं कर सकता, क्योंकि हर एक जैसे से मेरा पॉइंट चेंज होते रहेंगे वैसे वैसे मेरा इलास्टिसिटी का वैल्यू भी क्या होगा, चेंज होता रहेगा। सो जब भी आपके पास एक फंक्शन हो और साथ में आपके पास एक पॉइंट हो, तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए जो हमारा फॉर्मूला है वो बेसिकली है क्या, चेंज इन Q अपॉन चेंज इन P इंटू P अपॉन Q, यही फॉर्मूला है। तो ये चेंज इन Q और चेंज इन P है, ये हम लोग तब यूज कर सकते हैं जब मुझे दो पॉइंट्स गिवन हो। बट जब अगर मुझे डिमांड फंक्शन गिवन होगा तो हम लोग क्या कर देंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे हमारे डिफरेंशिएशन के अंदर। सो dQ अपॉन dP इंटू P अपॉन Q, मतलब ये क्या हो गया आपका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन। सो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू P। क्लियर हो रही है जी बात ये आप लोगों को। सो यहाँ पे क्या किया मैंने, जो मेरा फंक्शन था उसका मैंने डिफरेंशिएशन ले लिया। सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे आपका इक्वेशन थी Q इज इक्वल टू 150 माइनस 5P। सो dQ अपॉन dP क्या बन जाएगा आपका, सिंपल माइनस 5। क्लियर हो गई जी बात यहाँ पे आप लोगों को। अगर किसी को डिफरेंशिएशन में थोड़ी सी दिक्कत रहती है तो वो एक बार डिफरेंशिएशन को पढ़ सकते हैं। ठीक है, और काफी सिंपल है यहाँ पे डिफरेंशिएशन, क्योंकि सिर्फ आपका P की रिस्पेक्ट में कर रहे थे हम, और P की रेज़ टू द पावर 1 है। सो उसका क्या हो गया, आपका डिफरेंशिएशन 1 हो गया, माइनस 5 आपका कांस्टेंट था तो वो साथ में बाहर आ गया। सो आपका ये हो गया बेसिकली dQ अपॉन dP क्या हो गया, माइनस 5, और जो पॉइंट आपको गिवन है वो यहाँ पे आ गया। तो P आपको 10 गिवन है और Q आपको 100 गिवन है। सो बेसिकली ये क्या बन गया आपका -1/2। सो आपकी इलास्टिसिटी क्या आ गई, -1/2। क्लियर होगी जी बात। जब आपको एक डिमांड फंक्शन दे रखा होगा और एक पॉइंट दे रखा होगा तो हम लोग किस फॉर्मूले को अपने यूज करेंगे, अपने डिफरेंशिएशन वाले फॉर्मूले को। ठीक है, ये हो गया आपका फिफ्थ फॉर्मूला। क्लियर हो रही है बात यहाँ पे आप लोगों को। हमने 5 मेथड्स की बात करी, जिसमें सबसे पहला मेथड था हमारा परसेंटेज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज इन प्राइस। सेकंड मेथड था मेरा, मैंने उसी को सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो चेंज इन Q अपॉन चेंज इन P इनटू P अपॉन Q। ये मेथड मैं तभी यूज कर सकता हूं जब मुझे बेस प्राइस एंड बेस क्वांटिटी पता हो। थर्ड मेथड, अगर मुझे बेस प्राइस और बेस क्वांटिटी नहीं पता तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा चेंज तो एज इट इज आ गया, चेंज इन Q अपॉन चेंज इन P, मल्टीप्लाई मैंने क्या करा P1 अपॉन P2 इंटू Q1 अपॉन Q2। इंस्टेड ऑफ इनिशियल प्राइस एंड क्वांटिटी मैंने दोनों क्वांटिटी और दोनों प्राइसेस को ऐड कर दिया, तो उससे मेरा कभी भी क्या है, कोई भी इशू कंफ्लिक्ट नहीं होगा, आपका इशू राइज नहीं होगा।
ठीक है जी, क्योंकि आपका कुछ भी नया हो, कौन सा नया प्राइस है कौन सा पुराना प्राइस है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमने दोनों को ऐड करके यहाँ पे पुट कर दिया। फोर्थ मेथड हमारा ग्राफिकल मेथड हो गया, जिसमें हम सिर्फ विजुलाइज करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम उसको ये फाइंड कर सकते हैं वेदर इट इज ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 और इक्वल टू 1। ठीक है, हम लोग इसका एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड फाइंड आउट नहीं कर सकते, और उसका फॉर्मूला क्या है, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। और जो फिफ्थ फॉर्मूला है वो है मेरा जब मुझे सिर्फ एक ही पॉइंट गिवन हो और साथ में डिमांड फंक्शन गिवन हो, सो वहां पे हम लोग हमारा डिफरेंशिएशन यूज करते हैं, और उसका फॉर्मूला क्या हो गया, dq अपॉन dp मल्टीप्लाई p अपॉन q, जो आपको पॉइंट गिवन है। सो ये 5 मेरे बेसिकली मेथड्स होते हैं जिससे मैं इलास्टिसिटी को फाइंड आउट करता हूं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को फाइंड आउट करता हूं। ठीक है जी, अब हम लोग एक बात कर लेते हैं जो छोटी सी, कि हमारे अलग अलग वैल्यूज क्या होती है इलास्टिसिटीज की। सो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ इलास्टिसिटी और उनका मतलब होता क्या क्या है, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ इलास्टिसिटी। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हमारी परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक। ठीक है जी, देखिए परफेक्टली इनइलास्टिक इसका मतलब हुआ क्या, बेसिकली सबसे पहले हम लोग इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0। जब भी आपकी प्राइस इलास्टिसिटी इक्वल टू 0 होगी दैट इज नोन एज योर परफेक्टली इनइलास्टिक। ठीक है, मैं यहां पे नोट डाउन भी कर देता हूं। सो when price elasticity of demand is 0, that is known as perfectly inelastic। ठीक है जी, ये आप लोगों को वही बात क्लियर कि परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब क्या है, जो आपकी इलास्टिसिटी क्या हो गई, आपकी 0 हो गई। क्लियर जी। अब देखिए दूसरी चीज, इसका मतलब हुआ क्या, देखिए हमारा इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या था, परसेंटेज चेंज इन Q अपॉन परसेंटेज चेंज इन P। अब ये मैं कह रहा हूं ये इक्वल टू 0 है, ये इक्वल टू 0 है, ये इक्वल टू 0 कब हो सकती है, क्या जब आपका परसेंटेज चेंज इन Q 0 हो या आपका परसेंटेज चेंज इन P 0 हो। ये सिर्फ तभी पॉसिबल है, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन परसेंटेज चेंज इन Q इज इक्वल टू 0। क्योंकि देखिए जब भी आपका डिनोमिनेटर 0 होता है तो आपका ओवरऑल वैल्यू क्या बन जाती है, आपकी इनफाइनाइट। सो अगर आपको इक्वल टू 0 चाहिए तो आपका हमेशा न्यूमरेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए, डिनोमिनेटर आपका नॉट इक्वल टू 0 होगा, वो आपका कुछ भी अलग वैल्यू होगा। ठीक है जी, तो यहां पे बेसिकली आपका परफेक्टली इनइलास्टिक कब होगा, जब आपकी क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा और सिर्फ आपका प्राइस के अंदर चेंज आ रहा है। ठीक है, सो देखिए मैं इसको यहां पे लिख देता हूं। सो perfectly inelastic means no change in quantity demanded with a given change in price। आपका प्राइस में कुछ भी चेंज हो रहा हो बट आपकी क्वांटिटी क्या है, आपकी क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही, सो दैट इज नोन एज बेसिकली परफेक्टली इनइलास्टिक। अब देखिए इस केस के अंदर मैं डिमांड कर्व कैसा बनेगा, सो माय डिमांड कर्व विल बी, क्योंकि मेरी क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही। देखिए अगर आप इन चीजों को याद रखेंगे ना, बेसिक चीजों को कि उसका मतलब क्या हुआ, तो आप लोग इसका कर्व को भी अपने आप ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप इसका मतलब देखेंगे कि हमने क्या देखा कि आपकी क्वांटिटी में कुछ चेंज नहीं आ रहा, तो जब आपकी क्वांटिटी में कुछ चेंज नहीं आ रहा और आपका प्राइस इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी होता रहे और आपकी क्वांटिटी क्या है, आपकी सेम है, आपकी क्वांटिटी क्या है, आपकी फिक्स है Q स्टार के ऊपर। सो ये देखिए ये क्या बन गया आपका बेसिकली डिमांड कर्व। सो दिस इज योर डिमांड कर्व। अगर आपका प्राइस इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, आपकी क्वांटिटी पे कोई फर्क नहीं आ रहा। सो डिमांड कर्व इज परफेक्टली इनइलास्टिक। ठीक है जी, डिमांड फंक्शन इज, डिमांड कर्व इज परफेक्टली इनइलास्टिक। हियर EP इज इक्वल टू 0, प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, मैं और भी चीज लिख दे रहा हूं, यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन Q इज इक्वल टू 0। ये कुछ चीजें आपको 3 पॉइंट्स में हर एक टाइप के अंदर हमारा ये तीनों पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा, और अगर आप ये तीनों पॉइंट्स को याद रखेंगे तो आपके लिए हर एक चीज इलास्टिसिटी की बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, हर एक चीज आपके सिर्फ ग्राफ से रिलेटेड है, आप उसको याद रखेंगे काफी आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। सो परफेक्टली इलास्टिक, जो आपका इलास्टिसिटी इक्वल टू 0 हो गया, उसका मतलब क्या हो गया, आपका परसेंटेज चेंज इन Q इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गई जी बात, आपको फर्स्ट टाइप क्लियर हो गया। चलिए सेकंड टाइप पे आते हैं। सेकंड टाइप इज बेसिकली माय परफेक्ट। अभी देखिए अभी हमने बात करी परफेक्टली इनइलास्टिक की, अब हम लोग बात करेंगे इनइलास्टिक के सिर्फ। सो सेकंड टाइप मेरा बेसिकली क्या हो गया, सिर्फ इनइलास्टिक।
सो ऊपर मेरा केस था परफेक्टली इनइलास्टिक, बट ये मेरा केस कौन सा हो गया, इनइलास्टिक, सिर्फ आपका इनइलास्टिक है ये। सो इसका मतलब क्या हो गया, बेसिकली आपका इलास्टिसिटी इज बिटवीन 0 and 1, मतलब वो अब 0 से तो ऊपर हो गई बट स्टिल वो 1 से छोटी है। आपकी जो इलास्टिसिटी है वो क्या है, 0 से तो बड़ी है बट आपकी 1 से छोटी है। सो इसका मतलब क्या हुआ बेसिकली यहां पे, सो डिमांड इज इनइलास्टिक व्हेन EP is between 0 and 1, ठीक है। और उसका दूसरा मतलब क्या हो गया आपका, देखिए आपका जब आपका EP 0 से बड़ा है बट 1 से छोटा है, तो अगर आप फॉर्मूला लिखेंगे परसेंटेज चेंज इन Q अपॉन परसेंटेज चेंज इन P इज लेस देन 1, अगर आपका जो इलास्टिसिटी है वो 1 से छोटी है तो मैं उसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं। और इसका मतलब देखिए क्या हो गया बेसिकली, इसका मतलब आपका परसेंटेज चेंज इन Q इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, मतलब जो आपका चेंज इन क्वांटिटी है वो आपका प्राइस में चेंज से कम है। सो जब भी आपकी डिमांड इनइलास्टिक होती है, सो डिमांड इज इनइलास्टिक व्हेन परसेंटेज चेंज इन Q इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है जी। ये अगर आप चीज को देखो, इसको याद रखेंगे अगर आप लोग, तो आपको इसका ग्राफ बनाना ही बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। इनइलास्टिक मतलब आपकी इलास्टिसिटी 1 से छोटी हो गई, और उसका अब देखिए ग्राफ कैसे बनेगा, इसका मैं ग्राफ की बात करता हूं। हमें मतलब समझ में आएगा कि आपका चेंज इन क्वांटिटी इज लेस देन चेंज इन प्राइस है। सो देखिए अब हम लोग बनाते हैं अपना क्वांटिटी एंड प्राइस। सो लेट्स से सबसे पहला मैंने पॉइंट ले लिया अपना ये वाला, सो ये मेरा P1 हो गया, ये मेरा Q1 हो गया। क्लियर हो गई जी यहाँ पे बात। अब देखिए मैं क्या कह रहा हूं, आपका प्राइस में चेंज जो है वो ज्यादा आएगा। लेट्स से मेरा प्राइस इतना इंक्रीज हो गया, ये हो गया मेरा P2। अब आप एक चीज सोचिए, आपका प्राइस जब इंक्रीज हो रहा है तो आपकी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, आपकी क्वांटिटी हमेशा होनी चाहिए फॉल होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। ये हमेशा यह चीज याद रखिएगा, वरना हम लोग कई बार क्या गलती कर देते हैं, हमने प्राइस इंक्रीज किया साथ में क्वांटिटी भी इंक्रीज कर देते हैं, तो वो तो मेरा डिमांड का हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग हो जाएगा, जो कि पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है ना। तो आपका प्राइस इंक्रीज हो तो आपकी क्वांटिटी फॉल होगी। बट हमने अभी बात क्या करी कि जो आपका परसेंटेज चेंज इन Q है दैट इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सो मैं यहां पे लिख देता हूं परसेंटेज चेंज इन Q इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सो अगर आपका P इतना बड़ा है तो आपका क्वांटिटी क्या है, थोड़ी सी फॉल होगी। सो आपका सेकंड पॉइंट क्या आ गया, लेट्स से आपका सेकंड पॉइंट आ गया ये वाला। सो P2 आपका ये हो गया लेट्स से, और आपका Q2 हो गया ये वाला। सो ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट। सो ये फर्स्ट पॉइंट, ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट। तो अगर आप इसको ज्वाइन कर देंगे तो देखिए क्या बन जाएगा आपका, ये बन गया आपका डिमांड कर्व। सो ये क्या है आपका, बेसिकली इनइलास्टिक है। सो डिमांड कर्व इज इनइलास्टिक, पहली बात, ठीक है जी। दूसरी बात, आपका इलास्टिसिटी इज बिटवीन 0 and 1, ठीक है जी। थर्ड चीज मैं यहां पे जो लिखने वाला हूं, फोर्थ आपका मैं पहले लिख चुका, जो आपका हमेशा इनइलास्टिक के केस में डिमांड कर्व होता है दैट इज स्टीप। डिमांड कर्व इज स्टीप। अगर आप देखें कितना स्टीप कर्व बन गया मेरा ये, ठीक है ना। अगर मैं देखिए सिर्फ आपको एक कर्व बना के शो करता हूं तो आप देखिए जितना ज्यादा आपका स्टीप होगा, यहां पे देखिए आपका हो क्या रहा है, सपोज आप इस पॉइंट की बात करते हैं, इसके बाद अगर अपना प्राइस को फॉल करते हैं, आपका प्राइस कितना ज्यादा फॉल हुआ बट आपकी क्वांटिटी कितनी कम इंक्रीज हुई। ये हो गया आप लोगों को बात क्लियर। इसलिए जब भी आपका इनइलास्टिक की बात होती है तो आपका डिमांड कर्व क्या होता है, स्टीप होता है। जितना ज्यादा स्टीप होगा उतनी आपकी इलास्टिसिटी इज नियर 0। मैं ये पॉइंट भी यहां पे लिख देता हूं फिफ्थ पॉइंट के तौर पे कि स्टीपर द डिमांड कर्व, स्टीपर द डिमांड कर्व मोर, और यू कैन से नियर द EP टू 0। जितना ज्यादा आपका कर्व स्टीप होगा उतना आपकी जो इलास्टिसिटी है दैट इज नियर टू 0। क्योंकि अगर आप देखेंगे ऊपर जो हमने परफेक्टली इनइलास्टिक का केस बनाया, जो आपकी इलास्टिसिटी 0 थी, तो वो परफेक्ट वर्टिकल था आपका। तो जैसे जैसे आप लोग क्या करेंगे, देखिए अगर आप इसी के अंदर बात करेंगे तो जैसे जैसे आपकी इलास्टिसिटी 0 से बड़ी होती चली जाएगी तो उससे होगा क्या, देखिए आपका हमेशा जो कर्व है वो धीरे धीरे थोड़ा सा आपका स्टीप होना स्टार्ट हो जाएगा। सो कैसे होगा, देखिए वो ये थोड़ा सा स्टीप हुआ आपका कर्व, अगर आपकी थोड़ी सी और बढ़ेगी तो वो और स्टीप होता चले जाएगा, थोड़ा सा और बढ़ेगा तो वो और स्टीप होता चले जाएगा। तो जैसे जैसे वो 0 से बढ़ना स्टार्ट होगा टुवर्ड्स 1, सो आपका थोड़ा थोड़ा ये परफेक्ट वर्टिकल है, तो वर्टिकल से वो थोड़ा थोड़ा कम स्टीप होना स्टार्ट हो जाएगा। जो वर्टिकल है वो तो आपका परफेक्टली स्टीप हो गया, वो तो आपका स्ट्रेट हो गया बिल्कुल, ठीक है जी। ये हो गई बात आप लोगों को क्लियर। सो सेकंड केस हो गया मेरा
इनइलास्टिक का। फर्स्ट केस था परफेक्टली इनइलास्टिक, सेकंड हो गया मेरा इनइलास्टिक का। अब देखिए थर्ड केस कौन सा होता है मेरा, थर्ड केस होता है मेरा इलास्टिक का, और इसको हम लोग यूनिट इलास्टिक में यहां पे बात करता हूं क्योंकि फोर्थ को मैं इलास्टिक लिखूंगा। सो थर्ड केस हो गया मेरा यूनिट इलास्टिक। यूनिट का मतलब क्या हो गया आपका 1। सो जैसे यहीं से हमें समझ में आ रहा है, यहां पे आपका यूनिट इलास्टिक मतलब प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1। सो प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1, सो परसेंटेज चेंज इन क्यू अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हो गया, परसेंटेज चेंज इन क्यू इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन। सो जो दोनों केसेस में क्या होगा आपका, दोनों का परसेंटेज क्या होगा आपका बराबर होगा, इसलिए वो क्या होगा आपका बेसिकली यूनिट इलास्टिक। ठीक है जी, ये बहुत सिंपल है आपका। देखिए अब इसका कर्व कैसा बनेगा, देखिए सो यहां पे आपका कर्व कैसा बनेगा, ये आपका हमेशा कर्व कुछ इस तरह से बनेगा, क्योंकि हमने ऊपर देखा कि जो मेरा स्ट्रेट लाइन होती है डिमांड कर्व, वहां पे क्या होता है मेरा इलास्टिसिटी हर एक पॉइंट पे डिफरेंट होती है। सो इलास्टिसिटी on a straight line is different on different points। ठीक है, आपकी स्ट्रेट लाइन के ऊपर वो हर एक पॉइंट पे डिफरेंट होती है, बट जब भी आपकी इलास्टिसिटी 1 के इक्वल होगी तो आपका कर्व कुछ इस तरह से कॉन्वेक्स बनेगा, कुछ इस तरह से वो आपका स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, वो थोड़ा सा आपका कर्व के शेप में होगा। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। क्लियर हो गई जी बात यहां पे आप लोगों को। देखिए अब यहां पे बेसिकली हुआ क्या, अगर आप देखेंगे इसके अंदर तो परसेंटेज चेंज इन क्यू अपॉन परसेंटेज चेंज इन पी आपका क्या है, देखिए सिमिलर सा आ रहा है थोड़ा सा आपका जितना प्राइस फॉल हो रहा है उतना ही लगभग आपका क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है। सिमिलरली अगर आप यहां पे देखेंगे सो यहां पे देखिए थोड़ा सा यहां पे मेरा कर्व मैंने थोड़ा सा ज्यादा इसको फ्लैट बना दिया इसलिए, अदरवाइज ये भी आपका क्या आएगा, यहां पे आपका ये भी चीज आपके दोनों सेम आएंगे। सो जब भी आपकी यूनिट इलास्टिक की हम लोग बात करते हैं तो आपकी इलास्टिसिटी क्या होती है, आपकी हमेशा बराबर होती है, आपका चेंज इन क्यू इज इक्वल टू चेंज इन प्राइस के बराबर होता है। तो इसलिए आपका कर्व कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं होता। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलास्टिसिटी ऑन अ स्ट्रेट लाइन, so it is always different on different points, but if the elasticity is 1 on all points then it cannot be a straight line, it has to be a curve, convex to origin curve। ठीक है जी, so demand curve is unit elastic, percentage change in Q is equal to percentage change in P। देखिए यहां पे इसका ऐसा रीजन क्यों है कि ये स्ट्रेट लाइन में नहीं आ सकता, क्योंकि मैं परसेंटेज चेंज की बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ चेंज की बात नहीं कर रहा, मैं परसेंटेज चेंज की बात कर रहा हूं, और परसेंटेज आपकी हमेशा बेस जो आपका प्राइस और क्वांटिटी है उससे इफेक्ट होती है। तो जैसे जैसे आपका पॉइंट चेंज होता रहेगा वैसे वैसे आपके बेस प्राइस और बेस क्वांटिटी भी चेंज होते रहेंगे। तो जो आपका परसेंटेज को सिमिलर रखना है तो आपका ये सिर्फ इसी चीज के अंदर पॉसिबल है, जो आपका थोड़ा सा ये नॉन स्ट्रेट लाइन हो आपका। बट अगर आप स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे, जैसे देखिए मैं आपको स्ट्रेट लाइन की बात भी समझाता हूं। सो लेट्स से मैंने एक पॉइंट ले लिया 1 5 2 4 3 3 4 2। देखिए अब अगर आप सपोज कीजिए आप इस पॉइंट से इस पॉइंट पे इलास्टिसिटी निकालते हैं, सो आपका चेंज इन क्यू भी 1 है, चेंज इन पी आपका -1 हो गया। आपका इनिशियल प्राइस कितना है 5 है और आपका इनिशियल क्वांटिटी कितना है आपका 1 है। ठीक है जी, तो यहां पे देखिए क्या आ गया आपका -5 आ गया इलास्टिसिटी। बट अगर आप इसको इन पोर्शन पे देखेंगे सो अगेन आपका चेंज इन क्यू तो 1 आ गया और चेंज इन पी -1 आ गया, तो आपका चेंज तो सेम हो गया, बट यहां पे क्या हुआ आपका बेस प्राइस और क्वांटिटी आपके चेंज हो गए, which is 4/2, it means -2। सो ये क्या हो गया आपका चेंज हो गया इलास्टिसिटी। एक काम करते हैं एक और पॉइंट पे देखते हैं। अब आपकी 3 और 3 हो गए आपके बेस प्राइस और क्वांटिटी, आपका चेंज तो सेम ही है, सो 1/-1 इंटू 3/3। सो ये क्या आ गया आपका -1 के इक्वल आ गया। क्लियर हो रही है जी बात। इसलिए स्ट्रेट लाइन के ऊपर आपके हमेशा हर पॉइंट पे आपका जो इलास्टिसिटी है वो डिफरेंट होती है। तो इसलिए आपकी यूनिट इलास्टिक हमेशा कब होगी, जब आपका कर्व कुछ इस तरह से नॉन लीनियर होगा, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होगा आपका। क्लियर हो रही है जी बात यहाँ पे आप लोगों को। और आपका परसेंटेज चेंज इन क्यू इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन पी होगा। और थर्ड पॉइंट क्या हो गया बेसिकली आपका इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, चलिए थर्ड टाइप हमारा क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग हमारे फोर्थ टाइप पे। फोर्थ टाइप पे हम लोग बात करेंगे सिर्फ इलास्टिक की। ठीक है जी, फोर्थ टाइप पे हम लोग बात करेंगे इलास्टिक की। सो देखिए फोर्थ में टाइप हो गया आपका इलास्टिक। सो सबसे पहला हमारा था परफेक्टली इनइलास्टिक, सेकंड था मेरा इनइलास्टिक, थर्ड था यूनिट इलास्टिक, फोर्थ है इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब क्या हुआ, जब आपकी इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1,
ये 1 से बड़ी है, बट ये कोई ना कोई नंबर है, स्पेसिफिक नंबर है आपका, 2 है, 3 है, 4 है, 100 है, 200 है, ठीक है जी। तो जब जब आपका इलास्टिसिटी 1 से बड़ा होगा बट वो एक स्पेसिफिक नंबर होगा, सो दैट इज नोन एज योर इलास्टिक डिमांड, ठीक है जी। सो अब देखिए इलास्टिसिटी का फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन क्यू अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज ग्रेटर देन 1। सो यहां पे क्या हो गया, परसेंटेज चेंज इन क्यू इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जो मेरा सेकंड केस था इनइलास्टिक वाला, वहां पे क्या था, उल्टा था, परसेंटेज चेंज इन क्यू इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सो उस केस में मेरा उल्टा था, बट यहां पे मेरा उल्टा हो गया, यहां पे मेरा न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। क्लियर होगी जी बात यहां पे आप लोगों को। देखिए अब मैं इसका कर्व बनाता हूं थोड़ा सा। सो इसका कर्व कैसे बनेगा, मैं पहले आपको 2 पॉइंट्स ड्रॉ करके फिर ही इसको शो करता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए। सो लेट्स से सबसे पहले मेरा पॉइंट मैं ये ले लेता हूं। सो Q1 P1 ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब देखिए मैंने जैसे क्या बोला कि आपका परसेंटेज चेंज इन Q आपका हमेशा ज्यादा होगा। सो लेट्स से आपका प्राइस बढ़ जाता है, P2 हो जाता है, ये थोड़ा सा प्राइस बढ़ा आपका, बट जो क्वांटिटी है दैट विल फॉल बाय अ लार्जर वैल्यू। सो लेट्स से जो आपका नया पॉइंट है वो ये आ गया आपके पास। सो अब अगर आप इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, कुछ इस तरह से। देख रहे हैं ये क्या बन रहा है आपका, फ्लैट बन रहा है। ये क्या बन गया आपका, फ्लैट कर्व बन गया। सो जैसे जैसे आपकी इलास्टिसिटी बढ़नी स्टार्ट हो जाती है तो आपका जो कर्व है वो क्या होना स्टार्ट होता है, फ्लैट होना स्टार्ट हो जाता है। सो डिमांड कर्व इज इलास्टिक, पहली बात। दूसरी बात, इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। तीसरी बात, परसेंटेज चेंज इन Q इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन P। और फोर्थ बात, फ्लैटर द कर्व मोर द इलास्टिसिटी। जितनी ज्यादा आपकी इलास्टिसिटी होगी उतना ज्यादा आपका क्या होगा, आपका कर्व फ्लैट होता चले जाएगा। क्लियर हो रही जी बात यहां पे आप लोगों को। सो ये हो गया बेसिकली मेरा इलास्टिक का पोर्शन, कि जैसे आपका प्राइस थोड़ा सा ही बढ़ता है आपकी क्वांटिटी ज्यादा फॉल कर जाती है। और लास्ट मेरा क्या होता है टाइप इसका, बेसिकली जैसा सबसे पहला मेरा क्या था, परफेक्टली इनइलास्टिक। सो यहां पे क्या होगा, परफेक्टली इलास्टिक। सो फर्स्ट और लास्ट ये दोनों क्या हो गए, आपके दोनों आपके एंड पॉइंट्स हो गए और बीच वाले इनके सेंटर पॉइंट्स हो गए। सो परफेक्टली इलास्टिक, यहां पे आपका क्या हो गया, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू इंफिनिटी। यहां पे इलास्टिसिटी क्या हो गई आपकी, इक्वल टू इंफिनिटी हो गई। अब देखिए मेरा जो फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन Q अपॉन परसेंटेज चेंज इन P। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया ये इंफिनिटी कब हो सकता है, इट विल बी इक्वल टू इंफिनिटी, इट विल बी इंफिनिटी ओनली व्हेन जो आपका डिनोमिनेटर है परसेंटेज चेंज इन प्राइस दैट इज इक्वल टू 0। जब वो आपका इक्वल टू 0 के हो जाएगा तो इट विल बी इक्वल टू इंफिनिटी। मतलब आपका प्राइस में तो कुछ चेंज हो ही नहीं रहा, आपका क्वांटिटी कितनी मर्जी बढ़ जाए कम हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट आपका प्राइस कांस्टेंट है। सो जब आपका प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा तो आपका डिनोमिनेटर 0 हो गया, एंड दैट इज व्हाई इलास्टिसिटी इज इक्वल टू इंफिनिटी, एंड दैट इज नोन एज अ परफेक्टली इलास्टिक केस। ठीक है जी। सो देखिए यहां पे मैं इसको ड्रॉ करता हूं तो शायद आप लोगों को काफी कुछ समझ में आ गया होगा इसका, क्योंकि आपका प्राइस चेंज नहीं हो रहा। सो ये आपका प्राइस यहां पे फिक्स हो गया, आपकी क्वांटिटी कितनी मर्जी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है। सो ये क्या बन गया आपका, हॉरिजॉन्टल बन गया। सो डिमांड कर्व इज परफेक्टली इलास्टिक, पहली बात। दूसरी बात, परसेंटेज चेंज इन P इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। तीसरी बात, इट इज हॉरिजॉन्टल। क्लियर हो गई जी बात। ये हो गया बेसिकली मेरे 5 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी। मैं एक बार आप लोगों को इनको एक तरह से एक नंबर लाइन के ऊपर और एक आपको मैं इसको डायग्राम, एक सिंगल डायग्राम के अंदर दोनों चीजों के अंदर एक बार आपको रिपीट कर देता हूं। सो देखिए 0 से हमेशा मेरी इलास्टिसिटी स्टार्ट होती है। सो 0 का मतलब आपका परफेक्टली इनइलास्टिक, और आपका लास्ट पॉइंट क्या हो गया, लेट्स से इंफिनिटी। सो ये क्या हो गया आपका परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है जी। सेंटर पॉइंट मैंने यहां पे दे दिया 1 कोई, ये क्या हो गया आपका बेसिकली यूनिट इलास्टिक। और ये सारा पोर्शन क्या हो गया, 1 से इंफिनिटी आपका इलास्टिक, और 0 से 1 क्या हो गया बेसिकली आपका हमेशा इनइलास्टिक। ये नंबर लाइन आपको काफी हेल्पफुल रहेगी याद रखने के लिए कि 0 परफेक्टली इलास्टिक, इंफिनिटी परफेक्टली इलास्टिक, 1 यूनिट इलास्टिक, 0 से 1 इनइलास्टिक, 1 से इंफिनिटी आपकी इलास्टिक। ठीक है जी। अब एक बार मैं आपको ग्राफ से और शो कर देता हूं इसको, एक ही ग्राफ के अंदर पांचों के शो करूंगा आपको। सो देखिए सबसे पहला आपका हम लोगों ने बात करी परफेक्टली इनइलास्टिक की, वो क्या बना आपका वर्टिकल। ठीक है जी, सबसे फर्स्ट हो गया आपका। सेकंड हमने बात करी इनइलास्टिक की,
सो इनइलास्टिक कैसे हो गया, जैसे मैंने आपको बताया थोड़ा सा आपका स्टीप होना स्टार्ट हो जाएगा। थर्ड हम लोगों ने बात करी अपनी यूनिट इलास्टिक की। सो यूनिट इलास्टिक कैसा हो जाएगा मेरा, कुछ इस तरह से, ठीक है जी। फोर्थ हम लोगों ने बात करी इलास्टिक की, तो वो मेरा क्या होगा, आपका फ्लैट हो जाएगा। और फिफ्थ हमारा परफेक्टली इलास्टिक, सो वो हो गया आपका हॉरिजॉन्टल लाइन। सो इस तरह से आप लोग इसको याद रख सकते हैं। जैसे जैसे ये एक तरह से बेसिकली आपका रोटेट हो रहा है फ्रॉम 90 टू 180 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री हो गया और ये आपका 180 डिग्री हो गया। सो इसके बीच के ही आपके तीन लाइनें आएंगी, वो आपका इलास्टिक, यूनिट इलास्टिक और आपका इलास्टिक, उन तीनों को शो कर देगी आपकी, ठीक है जी। देखिए मैं यहां पे लिख देता हूं परफेक्टली इलास्टिक, सबसे इधर वाला पॉइंट, सबसे इधर वाला पॉइंट, ये हो गया आपका परफेक्ट इनइलास्टिक, ठीक है जी। ये हो गया आपका इनइलास्टिक, ठीक है जी। और आपका ग्रीन वाला लाइन, जो ग्रीन लाइन है वो है बेसिकली आपकी यूनिट इलास्टिक एंड द रेड वन इज योर इलास्टिक। सो इस तरह से मैं अपनी जो इलास्टिसिटी है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी, उनको मैं कर्व में शो कर सकता हूं, या फिर मैं जैसे मैंने आपको नंबर लाइन से बताया, आप उस तरह से याद रख सकते हैं, ठीक है। एक लास्ट चीज मैं आपको यहां पे जरूर बताना चाहूंगा जो कि मेरी इलास्टिसिटी रिलेटेड है। आपको शायद कंफ्यूजन हो रही होगी, या आज शायद आप लोगों ने नोट नहीं किया होगा, बट मैं जरूर बताना चाहूंगा इस चीज को। जो भी मैंने अभी 5 टाइप्स की बात करी है, ये सारे मेरे क्या है, पॉजिटिव नंबर्स है मेरे, जीरो और पॉजिटिव इंफिनिटी की बात कर रहा हूं। बट जो मेरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, वो बेसिकली क्या है आपकी, वो तो आपका हमेशा नेगेटिव होता है। ये तो हमारा नेगेटिव होता है क्योंकि मेरा जो प्राइस और डिमांड में रिलेशन है वो नेगेटिव है। कि देखिए होता क्या है, हम इसको नेगेटिव के अंदर भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि जैसे जैसे आपका जीरो, आपका वो परफेक्टली इनइलास्टिक हो गया, जीरो से जैसे जैसे नेगेटिव की तरफ जाएगा वो आपका उसी के अकॉर्डिंग चेंज होता चले जाएगा। बट होता क्या है, हम लोग नेगेटिव के अंदर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार इसके अंदर, तो इसलिए हम लोग इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। सिर्फ हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जब बात करते हैं तो हम उसके फॉर्मूले को क्या कर देते हैं, उसके आगे एक नेगेटिव लगा देते हैं। सो नेगेटिव परसेंटेज चेंज इन Q अपॉन परसेंटेज चेंज इन P। इससे होगा क्या, देखिए जब भी आपका परसेंटेज चेंज इन Q या परसेंटेज चेंज इन P, इन दोनों में से कुछ भी नेगेटिव होगा, सो बाहर वाले इस नेगेटिव से मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव बन जाएगी आपकी पूरी ओवरऑल वैल्यू। सो उसके बाद आपको ये जो मैंने ऊपर नंबर लाइन बनाई है, आप इसके अकॉर्डिंगली आप इसको स्पेसिफाई कर सकते हैं, वेदर इट इज परफेक्टली इनइलास्टिक, वेदर इट इज इनइलास्टिक, यूनिट इलास्टिक, इलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक। बट अगर हम लोग यहाँ पे नेगेटिव नहीं लगाएंगे तो ये हमारा थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा, क्योंकि हमें कंफ्यूजन हो सकता है कि -4 इज ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू -3। सो उस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमेशा इसके नेगेटिव, एक नेगेटिव आगे साइन लगा लेते हैं, ठीक है जी। सो जैसे मैंने आज ऊपर जो अभी क्वेश्चन इस वीडियो में स्टार्टिंग में बात करी है, उन सब एक नेगेटिव आ रहा था, तो अगर आप एक बाहर ये नेगेटिव लगा देंगे तो उससे क्या होगा, आपका पॉजिटिव बन जाएगी पूरी ओवरऑल वैल्यू। उसके बाद आप लोग इजीली उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, वेदर इट इज परफेक्टली इलास्टिक, इनइलास्टिक, यूनिट इलास्टिक और आपका परफेक्टली इलास्टिक। सो इसलिए हम लोग यहाँ पे एक नेगेटिव लगा देते हैं, बट ओवरऑल आपके कभी भी इलास्टिसिटी के फॉर्मूले में कोई नेगेटिव नहीं लगता। सिर्फ ये हम नेगेटिव इसलिए लगाते हैं, वो भी तब आप लोग तभी लगाएंगे जब आपको कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिलेगा। अगर वो सिर्फ आपसे इलास्टिसिटी का मतलब पूछता है तो वहां पे आपको नेगेटिव लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ये नेगेटिव सिर्फ आपको तब लगाना है जब कोई आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिलता है, ये नेगेटिव आप लगाएंगे तो ये जो आपका पोर्शन है वो भी नेगेटिव आएगा। सो नेगेटिव से नेगेटिव आपका कैंसिल हो गया। सो इलास्टिसिटी आपकी पॉजिटिव टर्म्स में आ गई और आप उसको इजीली डिस्क्राइब कर सकते हैं कि वो कौन सा टाइप है आपका, ठीक है जी। बात हो गई यहाँ पे आप लोगों को क्लियर। तो यहाँ पे मेरी प्राइस इलास्टिसिटी के हम लोगों ने अलग अलग मेथड्स की बात करी, उनके कुछ क्वेश्चन देखे हमने, और प्राइस इलास्टिसिटी के क्या क्या टाइप्स होते हैं। ये टाइप्स हमेशा आपके हर एक, आप किसी भी इलास्टिसिटी की बात करेंगे, ये हर एक के लिए थोड़े थोड़े चेंज हो जाते हैं उनके अकॉर्डिंग टू उनकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। बट अल्टीमेटली जो आपकी इलास्टिसिटी की डेफिनेशन है, दैट परसेंटेज चेंज इन y अपॉन परसेंटेज चेंज इन x, वो हमेशा आपकी सेम रहती है। आपका वेरिएबल y क्या है, x क्या है, आप उसको डिफाइन कर दीजिए, आपका इलास्टिसिटी कन्वर्ट हो जाएगा उसी के अंदर, ठीक है जी। सो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। आई होप आपको इलास्टिसिटी काफी अच्छे से समझ आया है, और अगर आप लोगों को इलास्टिसिटी समझ में आया है, ये आपको कंसेप्ट समझ में आया है, तो आप लोग मेरे चैप्टर को मेरे YouTube चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं फॉर द फ्यूचर नोटिफिकेशन। ओके, थैंक यू वेरी मच।